उसमें पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विशेष उपकर और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने राजस्थान विधानसभा के इस पवित्र सदन में बहुत सारे वक्ताओं को सुना है और सुबह जब माननीय मंत्री महोदय ने ये बिल रखा तब मैंने आपकी बात को बहुत गौरपूर्वक सुना था। आपने बहुत सारी चीजें इस बिल को रखते समय कहीं जिनका ना तो कोई आधार था ना कोई तर्क था, पूरी बातें कपोल कल्पित थी, जिनका जो केंद्र सरकार ने जो बिल लेके आई है उसमें कहीं कुछ ऐसी बातें यहाँ रखी गई और बहुत आत्मविश्वास के साथ में, बहुत दृढ़ता के साथ में रखी गई। मैं समझती हूँ माननीय सभापति महोदय, किसान वर्ग जिसको आज तक 70 वर्षों में जिस राजनीतिक दल की सरकारें रही उसने उनको ना तो शिक्षित होने का अवसर दिया, ना आगे बढ़ने का अवसर दिया, और आज भी कांग्रेस से आने वाले जनप्रतिनिधि ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी बोलेंगे किसान के गले में हूबहू वो चीजें उतर जाएंगी, क्योंकि उसी आधार पर इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, किसान को बेवकूफ बनाकर, उसको अशिक्षित रखकर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आप किसान के हित की बात करके ये बिल यहाँ लाए हैं, पर जब मैं इसके उपदेशों की तरफ जाती हूँ तो आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से जो बात कही है उसमें किसान के साथ, चूंकि अब मैं आपको उद्देश्य की जो बात आपने कही है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। चूंकि इस केंद्रीय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है, को निष्प्रभावी करना होगा और इससे कृषि और उससे संबद्ध समुदायों के गंभीर अहित और पूर्वाग्रह को संचालित करने वाली विभिन्न अन्य दुर्बलताएं और विकृतियां उत्पन्न होंगी। अब इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को निष्प्रभावी करने के लिए क्या वो बिल आए हैं, क्या ऐसा लिखा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन पर देश की जनता के एक एक शब्द को यकीन से लोग मानते हैं, जिनकी बातों को, वो स्वयं सदन में और सदन के बाहर इस बात के लिए बार बार कह चुके हैं कि इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को निष्प्रभावी करने का कोई उपबंध नहीं है। उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा झूठ बार बार बोल रहे हैं और उस राहुल गांधी जी के कहने पर बोल रहे हैं जो राफाल के बारे में बार बार झूठ बोलते रहे और बाद में देश की जनता ने माना कि ये राहुल गांधी रफाल के बारे में झूठ बोल रहे थे क्योंकि चुनाव आने वाला था। राहुल गांधी जी का नाम इसमें लेने की आवश्यकता डिलीट कर दीजिए। आपने भी तो लिया है ना नाम, क्यों नहीं लेना चाहेंगे नाम? आपने भी तो लिया है नाम। हाँ, फिर भी जो माननीय शुरू से आने वाले माननीय सदस्य वो जो सदन के मेंबर नहीं है उनके बारे में बिना तथ्यों के बोलना गलत है। वो अपना डिस्टर्ब नहीं किया बोलते समय। मैं जो बात कह रही हूँ आप मना कर दीजिए कि राहुल गांधी जी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। मना कर दीजिए ना, आप सीधे मना कर दीजिए कि नहीं, उन्होंने इसके विरोध में नहीं कहा है। तो पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, 100-125 करोड़ लोग जानते हैं। उसकी कोई बात मैं यहाँ कह रही हूँ, नई बात कोई नहीं कह रही हूँ, अजीब बात नहीं कह रही हूँ यहाँ पर। हाँ, धारीवाल जी को सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने का वादा होना चाहिए ना, सुनेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। पर जो बात झूठ है उस झूठ को 100 बार आप रख करके उसको सच बना तो वो सच नहीं होने वाली। आपने कहा है इन बिलों में, आपने कहा है, देखिए मैं एक बार पुनः आपने जो उद्देश्य लिखे ना उनकी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। किस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा को चाहे कोई भी सरकार इस्तेमाल नहीं करती। केंद्र सरकार चूंकि जनता ने चुन के उनको भेजा है, बीजेपी में की सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनाई है, जनता ने उनको चुन के भेजा। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि वो केंद्र शासित, जो भी केंद्र में जो कानून पास होता है, संघीय व्यवस्था है,
और आपकी यूपीए की चेयरपर्सन बार बार कहती है संघीय संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है, संघीय संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है। आप ये बिलों को लाकर के कौन सी संघीय संस्थाओं पर प्रहार नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो बताइए। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप ये संघीय संस्था पर प्रहार करना चाहते हैं। आपने कभी भी देश की एकता और अखंडता को महत्व नहीं दिया, अपने स्वार्थों को महत्व दिया, इसलिए आज ये नौबत आई है इस देश की, नहीं तो ये इस देश की नौबत नहीं आने वाली थी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह से ये बातें इस बिल में कही गई है कि केंद्रीय अधिनियम भारतीय संविधान की इस अनिवार्यता और इस उद्देश्यों को ध्यान में रखने में विफल रहा है। अब कौन सी चीज को, किस उद्देश्य को ध्यान में रखने में असफल रहा है केंद्रीय अधिनियम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात आप और आगे चल करके कह रहे हैं कि कृषि, भूमि और बाजार राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार क्षेत्र है। मान लीजिए ये राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार क्षेत्र है, तो मुझे जो अभी माननीय सदस्य सभी लोग बोल रहे थे कि यदि राज्य का अधिकार क्षेत्र है तो राज्य तय करे आज ही कि हम बाजरे की 100% खरीद राजस्थान में करने वाले, चाहे केंद्र से कितना भी प्रतिशत हमें आदेश मिले, कितनी प्रतिशत हम निर्धारित करें केंद्र, लेकिन चूंकि ये अधिकार हमारा है, किसान हमारे हैं, इसलिए हम केंद्र के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। हम 100% बाजरे की खरीद, हम तिलहन की खरीद, हम सरसों की खरीद हम राजस्थान की सरकार करने वाली है। तब तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, राजस्थान की सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है और राजस्थान की सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर के अपनी बातें की हैं। पर हम जब करने की बारी आती है तब हम नहीं करेंगे, तब तो हम केंद्र पर डालेंगे, और जब नहीं करना होता है तब हम कहेंगे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे सदस्यों को सुना, एक माननीय सदस्य अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे वो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक भी परिसंपत्ति नहीं बनाई है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इसी सदन में हैं, कोई बहुत पुरानी बातें मैं नहीं करना चाह रही हूँ। अभी रघु शर्मा जी ने इतने सारे मेडिकल कॉलेजों की घोषणा करी, ये मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दिए, तभी आप घोषणा कर रहे हो, नहीं तो आप घोषणा नहीं करते। इस साफ झूठ कैसे अंदर तक उतरेगा माननीय सभापति महोदय, आप खुद कल्पना कीजिए। जो चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं, उन चीजों को सीधे सीधे मना कर रहे हैं। मतलब ये उंगली पे से नाखून उड़ाने की बात है। ये कहावत है कि उंगली पे से नाखून तो मत उड़ाइए भाई, ऐसा तो मत करिए। एक माननीय सभापति महोदय ये बार बार कह रहे हैं कि हम कृषि के हित के लिए लाए हैं। माननीय लालचंद जी मंत्री महोदय ने सुबह कहा कि मैं चूंकि खुद आड़तिया रहा हूं, इसलिए व्यापारी मेरे पास आए और उन व्यापारियों ने आपत्ति करी। तो मुझे मंत्री महोदय इतना सा समझा दीजिए, जब आप अपना जवाब दें तब इतना सा समझा दें कि इसमें मंडी बंद करने की बात कहीं इन कानूनों में नहीं कही गई। सिर्फ ये विकल्प दिया गया है कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे तो बाहर जाके बेचे। तो जो मंडी में जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वो तो सीमित संख्या में ही है, ज्यादा संख्या में तो है नहीं। बाहर जो व्यापार करते हैं उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो इस व्यवस्था से, इस वैकल्पिक व्यवस्था से किसान को ज्यादा ऑप्शन मिलेगा कि सीमित रहेगा? यदि किसान को ज्यादा ऑप्शन मिलता है, ज्यादा व्यापारियों को ये मौका मिलता है खरीदने का, तो इससे तो किसान को लाभ है। पर आप किसान के लाभ की चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ जो मंडी में जो व्यापारी हैं उनके लाभ की चिंता को करते हुए आप किसान के लाभ को दरकिनार कर रहे हैं, किसान के सुख को दरकिनार कर रहे हैं, किसान के ऑप्शन को दरकिनार कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये जाता है कि आप किसान के हितैषी नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के हितैषी हैं। पर नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लेके आए, हमारे तोमर साहब जो बिल लेके आए हैं, उसमें व्यापारियों को भी कहीं अहित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आप 70 सालों का इतिहास बता दीजिए जिस इतिहास में किसी ने व्यापार शुरू किया हो, उसको व्यापार में घाटा हुआ हो और उसने आत्महत्या की हो। पर किसान ने घाटे की का सौदा उसका खेती रही है, इसलिए हजारों किसानों ने आत्महत्या पहले भी की है और आपके समय भी होती रही है। लेकिन व्यापारी ने कभी आत्महत्या नहीं की, दूसरे कारणों से उसको घाटा हो सकता है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, किसान तो कभी करोड़पति नहीं हो पाया, लेकिन व्यापारी करोड़पति अरबपति होता जा रहा है? तो क्या कारण है इसका? तो इसलिए जो बिचौलिया है या जो व्यापारी है मंडी में, वो मंडी के व्यापारी यदि कोई उत्पादन नहीं करते हैं, सिर्फ जींस को खरीद करके आगे सप्लाई करने का काम करते हैं, तो जो बीच का व्यक्ति जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको तो कमीशन के नाते से अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन जो वास्तव में मेहनत कर रहा है वो भी परेशान
और जो अंतिम उपभोक्ता है माननीय सभापति महोदय, वो भी परेशान, क्योंकि बीच का बिचौलिया कमीशन की राशि ले जाता है, इसलिए खरीदने वाले को महंगी और बेचने वाले को सस्ती, तो दोनों ओर से ही नुकसान है। तो इन दोनों ओरों के नुकसान को माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कांग्रेस के माननीय सभी सदस्यों से कि हर चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोगों के हित में है, जो मैक्सिमम किसान के हित में है, कम से कम उसकी समझ रखते हुए ये किसानों के हित में, और चूंकि ये बात स्वयं मनमोहन जी ने कही है, स्वयं कपिल सिब्बल जी का भाषण है, और मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, एक सेकंड, ये लाइन जो उन्होंने लिखी है, 9 अप्रैल माननीय सभापति महोदय, 9 अप्रैल 2005 को दिल्ली में एग्रीकल्चर समिट हुआ। उस एग्रीकल्चर समिट में माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत किए जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आप, क्योंकि पहले घोषणा पत्र आपके कांग्रेस का घोषणा पत्र का उल्लेख कर चुके हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, इसलिए मैं दोबारा उसका उदाहरण नहीं करूंगी, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ, सिर्फ विरोध के लिए राजनीति कब तक विरोध के लिए राजनीति करोगे? ये जनता आपने देखा है, पहले भी मोदी जी के साथ खड़ी थी, अब भी मोदी जी के साथ खड़ी, और इस तरह से यदि तरीके विरोध के अपनाए जाएंगे तो अब चूंकि लोग समझदार हैं, लोगों में विवेक है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, पुराने जमाने के वो मतदाता नहीं रहे जो आप जैसा कहोगे हम प्रभावी भाषण दे लें, भाषण शैली हमारी अच्छी हो और हम कुतर्क दे लें, तो उससे जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सच्ची बातों को स्वीकार करना चाहिए, मेरा इतने निवेदन है। इसलिए ये जो बिल आप लेकर के आए हैं, इन बिलों को जनमत जानने के लिए जनता में, किसानों के बीच में रखना चाहिए। किसानों ने विरोध नहीं किया इस बिल का, इस बिल का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया है, और कांग्रेस जनता को साथ नहीं ले पाई है। इसी प्रकार से जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो पहले वक्ताओं ने कहा, और आपको चूंकि आंकड़े सब मालूम है, माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर को ये आंकड़ा मालूम है, सिर्फ पूरे देश भर में 7% जो फसलें हैं उनको ही एमएसपी पर खरीद होती है, तो बाकी की फसलें तो अभी भी बिकती है ना, बाजार में बिकती है ना, उनकी व्यवस्था आपने क्या की है? तो ये 7% फसल के लिए हम इतना हंगामा कर रहे हैं और बाकी की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी की व्यवस्था करें, नए उपबंध करें। किसान को जो बिजली की सब्सिडी माननीय सभापति महोदय मिलती थी, वो बिजली की सब्सिडी 800 रुपए आपने बंद करी। कौन से किसान हितैषी आप कहलाते? आपने कर्ज माफी की बात करी, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे आज भी हैं। और अब माननीय सभापति इन्होंने किया क्या है कि जो फसली ऋण काश्तकार को मिलता था, जो कृषि भूमि का मालिक होता है उसको जो फसली ऋण मिलता था, अब आपने नई व्यवस्था की है कि एक परिवार में यदि 2 लोगों के नाम अलग अलग जमीन है, कृषि भूमि है, तो आप दोनों को फसली ऋण नहीं देंगे, आप सिर्फ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को कर्ज माफी के बाद में फसली ऋण देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? आप अपनी जो राज्य को जो चीजें करनी है वो तो आप सीमित करते जा रहे हैं, और केंद्र ने जो किया उसमें और कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत परंपरा। इसलिए मैं इन बिलों का पुरजोर विरोध करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इन बिलों को वापस लें और जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। माननीय श्री बलजीत यादव।